हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। और जैसा कि आपको पता है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी शुरू हो चुकी है, ग्रुप बन चुके हैं और बहुत सारे हमारे साथी उस ग्रुप में जुड़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम जो पहला पोर्शन है सामान्य अध्ययन का जीएस का, वो स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और मैंने आज सुबह ग्रुप में आपको नोट्स दे दिए हैं। यहाँ पर खास बात ये रहेगी कि ग्रुप में जो मैं आपको नोट्स दूंगा वही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। मतलब सिंपल सी बात कि अगर आप वीडियो को देखते हैं और उसके बाद नोट्स पढ़ते हैं या फिर नोट्स को पहले पढ़ लेते हैं और वीडियो को बाद में देखते हैं, चीजें बहुत जल्दी से फिक्सअप हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि चीजों को आपको रटना ना पड़े, क्योंकि जीएस तो जीएस होती है, आगे भी आपके काम आएगी। और इस तरह से आप पढ़िए, समझ कर पढ़िए, जो ज्ञान हो वो स्थायी हो, केवल 1 महीने के पर्पज से आप लोग मत पढ़िएगा। तो जो चीजें टेक्निकल टर्म्स वहां पर आएंगे, चीजें फैक्ट्स तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन याद करने के साथ साथ बहुत सी चीजें जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती रही, तो मैं चाहता हूं कि आपको कंफ्यूज ना करें और आप उन चीजों को समझकर आगे बढ़ें। ठीक है, तो जिन लोगों ने जो भी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 15 जनवरी है ना, 15 जनवरी 2021 तक हमारी ट्रायल क्लासेस चल रही हैं। इसमें आपसे कोई किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। आपको हमारे मोबाइल नंबर पर 9897415815 पर व्हाट्सएप करना है अपना नाम प्लस, अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जीएस, और साथ में केमिस्ट्री की भी करना चाहते हैं तो जीएस प्लस केमिस्ट्री। तो ये लिखकर आपको मेरे नंबर पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, साथ में अपना नाम भी लिखना है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं अपना नाम लिखेंगे, नाम के साथ जीएस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में केवल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराऊंगा। अगर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अलावा कोई और है आपका, तो आप मेरे साथ केवल जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है तो जीएस और केमिस्ट्री दोनों की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर जीएस जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। 15 जनवरी 2021 तक लगभग 20 दिन की क्लासेस आपको ट्रायल फ्री मिल रही है। पढ़िए, देखिए, सीखिए और समझने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। तो उस आज जो मैंने, हाँ एक और बात, जो मैं क्विज ग्रुप में दे रहा हूँ बच्चों, तो वो क्विज बच्चों तो नहीं, साथी हैं आप लोग मेरे, तो जो क्विज आपको दी जा रही है प्लीज उसे अटेंड सभी लोग करिए, है ना। इस डर से आप उन क्वेश्चन को स्किप मत करिए कि मेरा गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने तैयारी खत्म नहीं की, अभी तैयारी शुरू की है। और आप उन क्वेश्चन को, मैंने आसान क्वेश्चन भी रखे हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी रखे हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपका लेवल मैं समझ पाऊंगा कि मुझे कहां से शुरू करना है और किस हिसाब से चलना है। बिकॉज मेरे पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं मिलने वाली पुरानी, सारी की सारी आपके लेवल, आपके इंटरेस्ट और आपकी नीड के हिसाब से वीडियो बना के आपको दी जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए। लेट अस स्टार्ट। जो टर्म्स हैं एक एक करके शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा था, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। तो प्राचीन समय में इंसान कहाँ रहता था, क्या खाता था, क्या करता था, तो उन सारी चीजों के बारे में तो हमें जानकारी आखिर कैसे मिलती है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत लॉन्ग अगो, प्राचीन काल की बात है ना, तो इंसान कहाँ जंगलों में रहता था, पहाड़ों पे रहता था, तो उस दौर की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास प्राचीन जो इतिहास है उसे जानने के स्रोत क्या है, क्योंकि उस समय ना पेपर था, ना पेन था, कुछ नहीं था। तो सिंपल सी बात थी, उस समय क्या चलता था, बहुत सारी चीजें। तो इतिहास 3 प्रकार का रहा है हमारा। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल या इसे पूर्व ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। ये वो टाइम है जिस समय के इतिहास के बारे में हमारे पास कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। ये आदि ऐतिहासिक काल वो पीरियड है, थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूं बस, ये वो पीरियड है कि जिस समय हमारे पास जानकारी है, लोग लिखते थे उस समय। जैसे आपने सुना होगा भोजपत्र, है ना, भूज नाम का वृक्ष होता है, ठीक है, उसकी छाल पर, ठीक है, तो भोजपत्र सुना होगा आपने, या ताम्रपत्र सुना होगा। तो ताम्रपत्र का मतलब जो तांबा होता है उसकी पतली पतली चादरें बनाकर उनके ऊपर खुदाई की जाती थी। भूज पत्र है, ठीक है, ताड़ पत्र है, ताड़ एक वृक्ष होता है, ठीक है, तो उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पत्तों पर लिखाई का कार्य।
भोजपत्र सुना होगा, भूर्जपत्र भी कहते हैं। तो ये क्या है, भूर्ज नामक वृक्ष होता है, उसके पत्तों पर की लिखाई का कार्य है। इसके अलावा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख क्या है, बड़े बड़े मतलब पत्थर के स्तंभ, उन पर लिखाई का कार्य मिलेगा। शिलालेख, शिलालेख किसे कहते हैं, पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों पर उत्कीर्ण करके खोदकर कुछ चीजें वहां पर चिन्हित की गई हैं। तो इन सब के माध्यम से हमें जानकारी इतिहास की मिलती है कि इन पर जो चीजें लिखी हुई हैं। तो प्राकृतिक प्राक ऐतिहासिक काल वो टाइम हो गया जिसके विषय में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लिखित कोई हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ये वो टाइम है कि जिस पीरियड के लिखित साक्ष्य तो हमारे पास है, लेकिन वो लिपि थोड़ा डिफरेंट थी, क्या थी, जिसे पढ़ना आज तक पॉसिबल नहीं हो चुका है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। इसके बाद जिसे हम पढ़ सकते हैं, इसका तीसरा चरण है वो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रागैतिहासिक काल कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, मध्यऐतिहासिक काल एविडेंस है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं सकते उन्हें, इस तरह की चीजों को लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक काल अब वो समय जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। तो पहला टर्म हमारा यहाँ से आता है, पुरालेख शास्त्र क्या होता है। तो ये जो एपिग्राफी भी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। तो क्या है कि जैसे इस तरह के ताम्रलेख हैं, ताड़पत्र है, भोजपत्र है, इन पर जो लिखे हुए पुरानी लिपियां हैं, उन लिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुरालेख शास्त्र। तो जो लिखने की लिपियां होती हैं उनके अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में जो भी हमें लिखे हुए ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनका अध्ययन की जो शाखा है वो पुरालेख शास्त्र है। और इसी पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत आते हैं क्या, अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं। तो अशोक के अभिलेखों को भी प्राचीन काल में स्टार्टिंग में कोई पढ़ नहीं सका उन्हें कि क्या लिखा हुआ है, ये पता चलना था लिखा हुआ है। सबसे पहले सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स, ये क्वेश्चन सारे यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। जेम्स प्रिंसेप को 1837 में सबसे पहली बार सफलता मिली अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। अगला टर्म है कि भारत के बाहर प्राचीन अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुए। तो जो प्राचीनतम अभिलेख जिनसे हमें मानव सभ्यता के ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो भारत के अगर हम बाहर जाएं तो सब प्राचीनतम अभिलेख जो प्राप्त होते हैं वो हमें प्राप्त होंगे कहां से, बोंगजकोई से। ये सारे प्रश्न ऐसे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोंगजकोई, बोंगजकोई क्या है देखिए, थोड़ा सा मैं मेरे पास दिखा देता हूं आपको। ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा एशिया है, मध्य एशिया का यहाँ का स्थान है बोंगजकोई। तो बोंगजकोई से 1400 ईसा पूर्व की हमें अभिलेख प्राप्त हुए। इस पर भी थोड़ा सा मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा। तो बोंगजकोई से भारत के बाहर प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, बोंगजकोई से प्राप्त हुए हैं। कब के प्राप्त हुए हैं, 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा ईसा पूर्व की और चीज मैं क्लियर कर दूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कैलेंडर कई प्रकार के हैं। ईसा पूर्व कहां से स्टार्ट हुआ, ईसा पूर्व, इसे इंग्लिश में कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो जो कैलेंडर की जो डेट्स हैं उन्हें निर्धारित करने का समय कहां से लिया गया है, ईसा मसीह के जन्म से जोड़ा गया है। ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व का समय था वो कहा जाता है बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद का समय कहा जाता है एडी में, एनो डोमिनी। तो बीसी का मतलब क्या हो गया, अगर 100 बीसी बोला जा रहा है तो ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व। 200 बीसी बोला जा रहा है तो ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पूर्व। ऐसी एडी मतलब 100 ईयर्स बाद, 200 एडी 200 ईयर्स के बाद। तो ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज छोटी सी, जिन चीजों ने मुझे कंफ्यूज किया है मैं वो आपको टर्म क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको लग रहा हो समय खराब कर रहे हैं ऐसा। एक और आता है शताब्दी, आता है, लिख देते हैं 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी पढ़ते हैं कि भाई महमूद गजनवी था, उसने 11वीं शताब्दी में 17 बार आक्रमण किया। ये 11वीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम 11वीं से स्टार्ट करते बोले 1100 के बाद आया होगा, है ना। 11वीं शताब्दी में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग कि 1125 में आया होगा या 1175 में आया होगा। तो 11वीं शताब्दी यहाँ नहीं है। देखिए जैसे ही मैं बताता हूँ 900 तक तो ठीक है, 900 तक तो कोई बात नहीं है। 901 कैसे आया, ये 10वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई। 901 से लेके आगे चलते जाएंगे
1000 तक कौन सी शताब्दी चल रही है? 9वीं शताब्दी कहलाएगी, 9वीं शताब्दी। फिर ये 1001 से, अब 1001 से हम कहाँ जा रहे हैं? 1100 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी भैया? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या? हाँ, ये 10वीं शताब्दी थी। 900 पे कंप्लीट हो गया, 900 के आगे जाएंगे हम, 1000 की ओर जा रहे हैं, 10 की ओर जा रहे हैं, ये 10वीं शताब्दी। आज भी कंफ्यूजन है, 10वीं शताब्दी। चलिए, और अगर हम यहाँ से 1001 से स्टार्ट करें तो हम कहाँ जा रहे हैं भैया? 1100 की तरफ जा रहे हैं, क्या कहलाएगा? 11वीं शताब्दी। मतलब अगर 11वीं शताब्दी बोल रहा है तो 1100 से 100 साल पहले का समय, सिंपल बात। 10वीं शताब्दी बोल रहा है तो 1000 से 100 साल पहले का समय। 18वीं शताब्दी बोला जा रहा है तो 1800 से 100 साल पहले का समय। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई आपको? टर्म्स हैं, आपको आई होप के सारे आपको पहले से आते थे, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको इन टर्म्स पे फोकस किया। अगला टर्म आ रहा है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक इंग्लिश टर्म में इस प्रकार भी परीक्षा में पूछा गया है, और इसे हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। जैसा कि पता चल रहा है, मुद्रा मतलब सिक्के, शास्त्र मतलब अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों के अध्ययन को प्राचीन काल, जैसा कि समय समय पर राजा महाराजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं, उन सिक्कों पर जो जानकारी प्राप्त होती है वो भी इतिहास का एक स्रोत है। तो उन सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और इस क्रम में जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं वो कहलाते हैं पंचमार्क, ठीक है, पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। ये टर्म क्लियर होना चाहिए। पंचमार्क का मतलब है 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व में जो सिक्के स्टार्ट हुए, अब आप तो समझ गए होंगे ना, मैंने अभी भी जोड़ा था, ईसा मसीह के जन्म से जोड़ के बताया था। कहां पहुंच गए हम? 500 ईसा पूर्व, ठीक है। ये कहां पहुंच गए? 200 ईसा पूर्व। इस बीच में 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य जो सिक्के प्रचलित थे वो कौन से थे? पंचमार्क या आहत सिक्के थे, और यही भारत के प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के ही क्रम में मुद्राएं भी व्यापार का माध्यम नहीं है। तो अगला टर्म हमारा स्वर्ण मुद्राओं को लेकर आ रहा है कि स्वर्ण मुद्राएं क्या होती हैं। तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले ये स्टार्ट की किसने? हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले हिंद यूनानी लोगों ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं प्रारंभ की। अब ये टर्म कंफ्यूज कर देता है, हिंद और यूनानी क्या है? यूनान से जो लोग आकर हिंदुस्तान में बसे वो क्या कहलाए? हिंद यूनानी। मतलब हिंदुस्तान में कहा? हिंदुस्तान में मैं बात करूं भारत के, ये चीजें आपको सारी पहले से मुझे उम्मीद है आती हैं, फिर भी अभी थोड़ा मुझे आपको समझने में टाइम लगेगा तो मुझे कौन सी चीजें इतनी गहराई से डिस्कस करनी है। तो ये भारत का कौन सा हिस्सा है? पूर्व, और ये पश्चिम। ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, सभी लोग जानते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ भारत के उत्तर पश्चिम में। ये कहाँ पहुंच गए? भारत के उत्तर में पहुंच गए, और ये कहाँ गए? पश्चिम में, यानी ये एरिया उत्तर पश्चिम। यहाँ पर हिंद यूनानी शासक चलते थे, और उन हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। उसके बाद स्वर्ण मुद्राओं को लेकर कुषाण शासक बहुत फेमस है। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर गुप्त शासक भी बहुत फेमस है। इन तीनों पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या क्या खासियत है इन तीनों से पूछी जाती है कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं भारत में किसने चलाई? तो बोलेंगे हिंद यूनानी शासकों ने चलाई। सबसे अधिक शुद्ध प्योरिटी की बात करें तो किसने चलाई? कुषाण शासकों ने चलाई। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज बात करने लग जाए तो किसने? गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं भारत में चलाई। तो ये स्वर्ण मुद्राओं को लेकर हमारा प्रश्न इस तरह का भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न इसमें आता है हमारा संहिता। संहिता क्या है? हिंदू धर्म का जो प्राचीनतम इतिहास हमें वेदों से ज्ञात होता है, और आपने पढ़ रखा होगा कि वेद कितने? हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को ही सामूहिक रूप से संहिता कह दिया जाता है। इन चारों वेदों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद है। अभी तो लास्ट ईयर क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये 4 वेद है। ऋग्वेद में क्या है कि देवी और देवताओं की स्तुतियां, प्रार्थनाएं
पूजा, वो है सब इसमें वर्णन ऋग्वेद में मिलेगा आपको। यज्ञ, इससे याद आ रहा होगा यज्ञ, यज्ञ यानी इसमें यज्ञ के विधि विधान और नियमों का वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। सामवेद, यज्ञ के समय जो मंत्र भजन तो गाए जाते हैं उनका संकलन कौन से वेद में है? सामवेद में है। इसके अलावा औषधि दवाइयां, रोग विज्ञान, जादू टोना, ठीक है, तो इस तरह की चीजें, औषधि है, जादू टोना है, रोग विज्ञान है ना, तो ये सब चीजें कहाँ मिलती है? हमारी अथर्ववेद में मिलती हैं। तो ये 4 वेद हो गए। और इन चारों वेदों को जब हम अध्ययन कर लेते हैं, जो लास्ट में हमारा अध्यात्म और दर्शन की गूढ़ व्याख्या, यानी अध्यात्म क्या है, सत्य क्या है, दर्शन व्यक्ति जो बुद्धिमान जो भी हमारे लोग हुए हैं महापुरुष, उन्होंने अध्यात्म दर्शन की गूढ़ व्याख्या की, इन वेदों से जो सार निकाला, निष्कर्ष निकाला, उस व्याख्या को लास्ट में कंक्लूजन के रूप में दिया गया। तो वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है और इसे ही उपनिषद भी कहा जाता है। तो क्लियर है, उपनिषद या वेदांत एक ही बात है। ये क्या है? वेदों का अंतिम भाग है, इसमें अध्यात्म और दर्शन की पूर्ण व्याख्या की गई। अब प्राचीन और बहुत ज्यादा फेमस और आयोग का फेवरेट प्रश्न यहाँ से बनता है कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए त्रिपिटक। ये त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। भाषा की बात करें, उस समय पाली भाषा प्रचलित थी, अतः ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? पाली भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? पाली भाषा में लिखा हुआ है। पिटक का मतलब कहते हैं टोकरी को, पिटारा। त्रिपिटक 3 पिटारे, 3 टोकरियां, इस तरह भी आप कल्पना कर सकते हो ना, इमेजिन। त्रिपिटक 3 पिटारे, 3 टोकरियां, इस तरह ही, क्योंकि इसमें क्या है? 3 चीजें हैं। एक आता है विनय पिटक, इसमें क्या है? जो नए भिक्षु भिक्षुणी धर्म में शामिल होते हैं बौद्ध धर्म में, उनके लिए नियमों का जो वर्णन है वो किया गया है। विनय पिटक में से उपाली ने लिखा था, ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हाँ पढ़ना है थोड़ा सा। दूसरा हमारा कहलाता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है भाई? इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा जो तार्किक विश्लेषण दिया गया, जो उपदेश दिया गया, वो सारे इसमें उनके उपदेशों का वर्णन आपको सुत्त पिटक में मिलेगा। और इसी प्रकार से तीसरा अधम्म पिटक है, ठीक है। तो ये 3 पिटक है हमारे, पाली भाषा में लिखे हुए हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ, पाली भाषा में लिखा हुआ है। फिर का मतलब 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधम्म पिटक। यहाँ पे नियम आ जाएंगे, तरह से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जो जैन साहित्य है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय लगभग साथ साथ ही हुआ। तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, पूछे गए प्रश्न सारे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और खासियत क्या है? इसकी भाषा प्राकृत है। जैसे बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था त्रिपिटक, वो पाली भाषा में था। जैन धर्म का जो ग्रंथ है आगम, ये कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में है। अब बात करते हैं इतिहास के पिता। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इतिहास के जो प्राचीन स्रोत हैं वो विधिवत नहीं थे, अनसिस्टेमेटिक हैं। सिस्टेमेटिकली इतिहास को लिखना जिसने प्रारंभ किया वो थे मिस्टर हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस कब हुए? 425 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। मैं समझता हूँ ईसा पूर्व को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हेरोडोटस 425 यानी ईसा मसीह के जन्म से 425 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा को विधिवत प्रारंभ किया और इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब कुछ विदेशी यात्री समय समय पर भारत में आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने अध्ययन किया, रहे और यहाँ पर उन्होंने कई ग्रंथ लिखे अपने, और उसमें अपने भारत के जो तत्कालिक परिस्थितियां नहीं उनका वर्णन किया है। तो इसलिए ये जो यात्री हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनके ग्रंथों को अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे ही एक प्रसिद्ध यात्री रहे कौन? फाहियान। फाहियान जो है, ठीक है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक हुए हैं। चंद्रगुप्त आप समझ रहे होंगे, दिल्ली आप लोग जाते होंगे, नाम सुना होगा, वहां पे एक मेहरौली स्तंभ है, मतलब लोहे का बहुत बड़ा स्तंभ है ना, लगा हुआ है कुतुब मीनार के बीच बैक साइड। उस पर आज तक जंग नहीं लगी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि उस स्तंभ का निर्माण कराने वाले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसके जो उसकी
उत्कीर्ण लेख लिखे हुए हैं, तो चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, तो वो उस शासक की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई है। आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पश्चात समुद्रगुप्त हुए, और समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया, ठीक है, भारत में आया, इसने यहाँ पे दर्शन है ना, इतिहास, संस्कृत आदि का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में भारत का वर्णन भी लिखा। उस पुस्तक को बहुत पूछा जाता है, उस पुस्तक का नाम है फो क्यो की, ये चीनी भाषा में है। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो आ जाएगा ये एन एसे ऑन बुद्धिस्ट कंट्री, एन ऐसे हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा बुद्धिस्ट कंट्री। तो ये फाहियान की फोकी की पुस्तक थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, ये इसने लिखी थी एन एसे ऑन बुद्धिस्ट कंट्री। दूसरे प्रमुख यात्री जो हुए वो हुए मिस्टर हुएनसांग। इन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, सुना होगा। हर्षवर्धन की चतुरंगड़ी सेना का वर्णन किया है उन्होंने भी पुस्तक में। तो हुएनसांग किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन मतलब 606 के आसपास 7वीं शताब्दी में ये शासक बने, इनके समय में आए और इन्होंने यहाँ पे अध्ययन भी किया, काफी समय तक रहे और हर्षवर्धन के बारे में काफी वर्णन इनकी पुस्तकों में मिलता है। तो इनकी पुस्तक है सी यू की, इनकी सी यू की, तो इनकी पुस्तक सी यू की है, उसे बोलते हैं एन एस एन बुद्धिस्ट कंट्री हो गया, एन एस एन बुद्धिस्ट बर्ड करके, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं देखता हूँ गलत ना बता दूँ आपको। तो इसकी जो ये सीयू की है एन एस ऑन वेस्टर्न बर्ड है, वो बुद्धिस्ट कंट्री था, ये एन एस ऑन वेस्टर्न बर्ड। सीयू की का मतलब एन एस ऑन वेस्टर्न बर्ड। तो ये हर्षवर्धन की थी एन एस ऑन वेस्टर्न बर्ड, जो सीयू की कहा गया हर्षवर्धन ने लिखा, ठीक है। वो क्यों की किसने लिखा? फा से खो होता है, फा से फाइयान होता है, तो खो क्यों की किसकी थी? फाइयान की। बहुत धर्म का अनुयायी था वो, तो एनएसऑन बुद्धिस्ट बर्ड था वो। और सी हुएनसांग, हाँ से हुएनसांग बन रहा है, हाँ से हर्षवर्धन बन रहा है, देखो संयोग है ना, हुएनसांग हर्षवर्धन, ठीक है। तो सी यू की लिखा है उन्होंने ऐसे ऑन वेस्टर्न बर्ड, पश्चिमी भारत, चीन के पश्चिम में पड़ता है ना ये, पश्चिमी भारत के बारे में पुस्तक लिखी थी उन्होंने। एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार जिनके ग्रंथों से हमें भारत के इतिहास की अमूल्य जानकारी मिलती है, वो कोने में बैठे उधर अल बरूनी। अल बरूनी क्या थे भाई? ये लगभग इनका 973 ईस्वी में जन्म हुआ था, मतलब ज्यादा पुराने नहीं है, ऐसे ही लगभग मान लीजिए 1100 साल पुराने लगभग मान सकते हैं, कुछ कम भी। तो 973 ईस्वी में जन्म हुआ। उनका नाम तो था अबू रेहान बिन मोहम्मद करके नाम था, लेकिन ये फेमस किस नाम से है? अल बरूनी के नाम से फेमस है। और ये समकालीन किसके थे? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी मैंने बता दिया फेमस है क्यों, क्योंकि 1000 से 1025 के बीच में इन्होंने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इनका मकसद भारत पर शासन करना नहीं था, ये भारत से धन लूटने, पैसा लूटने आते थे। एक राज्य पे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था भारत, आए, आक्रमण किया, माल खजाना लूटा और वापस चले गए, पैसा खत्म, अगले साल फिर आ गए, फिर लूटा, फिर चले गए, 6 महीने में खत्म हो गया, फिर वापस आ गए। लास्ट सोमनाथ के मंदिर, गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, उस पर भी इन्होंने आक्रमण किया था और फाइनली वहां बहुत उसे क्षति पहुंचाई और जो भी धन था सब वहां से लूट के ले गए थे। तो ये कौन थे? महमूद गजनवी। इनके समकालीन अल बरूनी हुए और इनकी बहुत फेमस पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद, क्योंकि यहाँ से इतिहास जो है विधिवत चल रहे हैं, अब इसकी लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारी बात हो गई। अब इसके आगे देखिए क्या है, ये आप आज पढ़ेंगे, मुझे लगता है आपको तुरंत याद होगा, क्योंकि ये टर्म्स वही हैं जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं और इसी प्रकार से लिखे हुए हैं। चीजें मैं समझता हूँ आप अच्छी समझ में आ रही होंगी। अब ये आता है प्लाइस्टोनी काल। ये क्या है, थोड़ा ये भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। देखिए, आपने युग सुना होगा, कलयुग, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, तो ये युग होते हैं। युग की बात करते हैं। कई सारे जब युग आपस में मिल जाते हैं, लिखता हूं थोड़ा, युग,
सारे युग जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? कल्प। मतलब युग एक छोटा टाइम, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, युग कल्प एक बड़ा समय, है ना। और कई सारे कल्प जब आपस में मिल जाएंगे तो बन जाता है क्या? महाकल्प। समझ में आ रहा होगा? युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, युग मिले तो क्या बना? कल्प बना। कई सारे कल्प मिले तो क्या बना? महाकल्प। और इस समय, जिस समय में हम जी रहे हैं प्रेजेंटली, इस समय कौन सा महाकल्प चल रहा है? सीनोजोइक। तो हम लोग इस समय इंग्लिश में सीनोजोइक लिखा जाएगा, सीनोजोइक महाकल्प में समझ ही रहे हैं। और सीनोजोइक महाकल्प के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहां पर कल्प हमें मिलेंगे दो। एक तो मिलेगा टर्सरी, इंग्लिश में टर्सरी या तृतीयक लिख सकते हैं, क्वार्टरनरी या चतुर्थक कहलाएगा, चतुर्थक। ठीक है, तो महाकल्प कौन सा चल रहा है इस समय? सीनोजोइक। कल्प दो हो गए, कौन कौन से? तृतीयक और चतुर्थक। तो इस समय जो टाइम चल रहा है इसमें एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तृतीयक कल्प कौन सा था और चतुर्थक कल्प कौन सा था? तृतीयक कल्प को कहलाया अभी से लेकर, सीनोजोइक कल्प है कौन सा? 623, है ना, करोड़ वर्ष पुराना समय है। तो इस समय को हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? अभी से लेकर जो 10,000 साल पुराना समय है, 10,000 साल पहले तक का समय है। ठीक है, दूसरा टाइम कौन सा है? जो 10,000 साल से लेकर 20 लाख साल पुराना समय है। तो इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो टाइम है कौन सा वाला? 10,000 साल पुराना समय जो है, मतलब सीनोजोइक हो गया। सीनोजोइक को दो कल्पों में बांट दिया, 10,000 अभी से लेके 10,000 साल बैक तक का टाइम, ये कहलाता है होलोसीन युग। ठीक है, अब 10,000 से लेके 20 लाख साल पहले तक चले जाओ, मतलब ये प्रेजेंट से कहां पहले गए? 10,000 साल पहले गए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से कहां चले गए? 20 लाख वर्ष पूर्व चले गए, 20 लाख वर्ष पूर्व। ये वर्तमान समय। वर्तमान के बाद क्या आया? 10,000 पुराना समय, 10,000 साल पहले तक का समय। अब 10,000 से लेकर यहां तक का समय, ये जो कहलाएगा, ये युग कहलाता है प्लाइस्टोसीन काल। इसी काल में मानव की उत्पत्ति हुई है। जिस मानव को हम कहते हैं, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस यानी मानव की उत्पत्ति इसी ड्यूरेशन में हुई है। कब? अभी से 10,000 साल पहले और उससे 20 लाख साल पहले, यानी गत 20 लाख वर्षों में ही मानव की उत्पत्ति हुई है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, इसमें मानव का कोई, आदि मानव का कोई अवशेष नहीं मिला, यानी उत्पत्ति निश्चित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हुई है। ठीक है, फिर विकसित होते होते वो जो मानव था आधुनिक मानव में परिवर्तित हुआ है। अब अध्ययन से संबंधित ये हमें तथ्य कहां से मिलते हैं? जब खुदाई होती है, अभी 1921 में हुई थी, 35 में हुई थी, तो जमीन के अंदर जब खुदाई के फलस्वरूप हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता है, या जो जमीन के अंदर थे हमें कुछ क्या मिला कि हल मिला लकड़ी का, या कोई मूर्ति मिली, या कुछ सिक्के मिले, तो उनके आधार पे हम अपने इतिहास का अनुमान लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ स्थान है जैसे आदमगढ़। तो आदमगढ़ और बागौर, ये दोनों पे ध्यान दें आप। आदमगढ़ और बागौर, इन दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहां से पता चलता है कि प्राचीन काल में मनुष्य जो है वो पशुओं को पाला करता था। तो प्रश्न पूछता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो क्या लिखेंगे आप? आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं और बागौर से प्राप्त हुए हैं। अब मैंने मैप पे डाल लिया भैया, मैं इसलिए डाल लिया, ये जो आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मैप के साथ जितनी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे लर्निंग उतनी स्थायी होगी। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और ये बागौर कहाँ है भैया? राजस्थान में है। तो आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का स्थल, बागौर राजस्थान का स्थल, राजस्थान का, और ये मध्य प्रदेश का। यहाँ से पशुपालन के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसके बाद दूसरा आता है मेहरगढ़। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के इलाके हैं, बहुत फेमस है, बहुत प्रश्न पे बार बार पूछे जाते हैं। मेहरगढ़ ये यहाँ पंजाब का ही स्थान है, और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। अब ये कोल्डी हवा तो भूलना ही मत भैया, ये तो अपना उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, मेहरगढ़ से पंजाब में था, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कोल्डी हवा अपने यूपी का है, और यहाँ से चावल
कि खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भूसी मिली है चावल की खुदाई में। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ पर गुफाओं में दीवारों पर चित्रकारी, प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो ये भी अपने यहाँ नागपुर उत्तर प्रदेश का ही है। चौपानी मांडो जो है ये भी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का स्थल है। चौपानी मांडो यहाँ से क्या मिला क्या? यहाँ से मिले मृद भांड। अभी शब्द ऐसा लगता है हम तो बहुत साल तक से रटते रहे, समझ नहीं आया क्या है मृद भांड। मृद कहते हैं मिट्टी को, भांड कहते हैं बर्तन को, मिट्टी के बर्तन। तो प्राचीनतम मिट्टी के बर्तनों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। और कोल्डी हवा से चावल और भीमबेटका से। ये मैं लोकेशन आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें बनी है जो नोट्स में है आपकी। फिर भी कोई चीज एक चीज एडिशनल आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वहां पर। प्रथम अनाज जो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया वो जौ था। जौ, गेहूं नहीं था पहले, जौ था। प्रथम धातु जो मनुष्य ने प्रयोग में लाया वो कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। बुर्ज होम बहुत फेमस है। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है भाई? ये बुर्ज होम स्थल है कहाँ का? ये बुर्ज होम स्थल है वर्तमान जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर फेमस क्यों है बुर्ज होम? बुर्ज होम इसलिए फेमस है, दो चीजें मिलती हैं। एक तो गर्त निवास, गर्त निवास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बुर्ज होम से मिलते हैं। गर्त निवास क्या होता है कि नदियों के किनारे ना लोग, मतलब एक तो अब क्या करते हैं जमीन के ऊपर मकान बना लेते हैं। वो जमीन के ऊपर मकान नहीं बनाते थे, नदियों के किनारे पत्थर पत्थर पहाड़ हुए, जमीन को खोद के अंदर रहने की, जमीन के जैसे खरगोश रहता है बिल में, इस तरह से जमीन के अंदर लोग रहा करते थे, उसे गर्त निवास कहा गया। तो गर्त निवास के साक्ष्य में कहां से प्राप्त होते हैं? बुर्ज होम, जो कि बुर्ज होम कहां पर हमारा? जम्मू कश्मीर में। तो बुर्ज होम के साक्ष्य हो गए। दूसरा, यहां से एक और साक्ष्य मिले हैं कि मालिक के साथ पशुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य। यानी इंसान मर गया तो संग में क्या हुआ? कुत्ता था उसका, वो कुत्ते को साथ में दफना दिया। अब मानते होंगे कुत्ता साथ जाएगा, कुछ ना कुछ मान्यता रही होगी। तो मालिक के साथ पशुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य बुर्ज होम से मिलते हैं। गर्त निवास के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बुर्ज होम से मिलते हैं। बाकी प्राचीन सभ्यता के बारे में राख के ढेर भी मिले हैं और निवास के प्रमाण भी मिले हैं। ये पिकली हल एक जगह है कर्नाटक में, ये पड़ा कर्नाटका पिकली हल। तो कर्नाटका में नीचे एक जगह है पिकली हल, वहां से राख के ढेर और मनुष्य के निवास स्थलों के साक्ष्य मिले हैं कि प्राचीन काल में यहाँ मनुष्य रहता था। अब हम बात करें ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कौन सा है भाई? वह पाषाण काल यानी पाषाण काल का वह समय जब मनुष्य को तांबे का ज्ञान हो चुका था, वो समय कहलाया ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल की जो साक्ष्य है ये अपने यहाँ नवदा टोली पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ेगा नवदा टोली, एक फेमस जगह है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से नहीं कह सकता। नवदा टोली पड़ेगा महाराष्ट्र में, ये भी एक फेमस जगह है, यहाँ पड़ता है। ये ताम्र पाषाण काल की सभ्यता के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और जो मैं बात करता हूँ मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी है, वो यहीं से मिली है। ताम्र पाषाण काल से उसके सबूत मिले हैं। नवदा टोली महाराष्ट्र में अपने यहाँ से इसके प्रूफ हमें मिल पाते हैं। एक लास्ट पॉइंट आज का आता है, वो है आहार या ताम्रपति। अब ये क्या है? ये भैया राजस्थान का दक्षिण पश्चिम का इलाका, ये राजस्थान हो गया, ये दक्षिण में आ गए, दक्षिण, और ये पूर्व में साइड में। ये तो राजस्थान का दक्षिण पूर्व का इलाका ये जो है इसे आहार या ताम्रपति कहा गया है। यहाँ से भी प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लोग पत्थरों के घर बनाकर वहां पर रहा करते थे। तो जितना मैंने आपको आज आप नोट से जो मैंने दिए हैं उनसे आप लोग पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। और बाकी कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में या मुझे ग्रुप में प्रश्न जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।